हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो आज का ये जो वीडियो है ये CNW के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का अगला पार्ट है। इसके पहले 3-4 पार्ट मैंने इसमें बनाया जिसमें 138 क्वेश्चन हमने लिए थे। और ये जो पूरा PDF है ये लगभग 1000 सवालों का है, तो इसमें लगभग 1000 सवाल मिलेंगे। इसलिए ये जो वीडियो है कई पार्ट में वीडियो आएगा। तो अगर आप CNW डिपार्टमेंट से हैं, अगर आप JEE या फिर टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो आए उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। 138 तो पहले हो चुका है, आज 139 से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं और उनके आंसर क्या क्या होंगे। और आप ये चीज़ देखिएगा कि आपको इन सवालों में से कितनों का आंसर पता है। तो आप चाहें तो सवाल सुन के वीडियो को पॉज करिए और फिर उसका आंसर आप कमेंट करके दीजिए कि क्या उसका आंसर हो सकता है। फिर वीडियो प्ले करके देखिए कि जो आंसर आपने दिया है क्या वो आंसर सही है या फिर गलत है। तो इससे आपका वीडियो देखना भी हो जाएगा, जानकारी भी हो जाएगी और आपकी तैयारी भी पता चल जाएगी कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो आज का पहला सवाल है 139, व्हाट टाइप ऑफ स्लैक एडजस्टर इज यूज्ड इन पैसेंजर कोचेज। पैसेंजर कोचेज में किस तरह के स्लैक एडजस्टर का इस्तेमाल किया जाता है? चार ऑप्शन है, DRV 600, IRSA 450, IRSA 600 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। IRSA 450 स्लैक एडजस्टर का यूज किया जाता है पैसेंजर कोचेज में। अगला सवाल, सवाल नंबर 140, फॉर टेस्टिंग C3WDB द AR चार्जिंग टाइम फ्रॉम 0 to 4.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज। C3WDB के परीक्षण के लिए 0 से 4.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक AR का जो चार्जिंग समय है वो कितना होता है? तो ये होता है 175 प्लस माइनस 30 सेकेंड। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 175 प्लस माइनस 30 सेकेंड। अगला सवाल, सवाल नंबर 141, फॉर टेस्टिंग KE टाइप DB द AR चार्जिंग टाइम फ्रॉम 0 to 4.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज। ऊपर पूछा गया था C3WDB का AR चार्जिंग टाइम, नीचे पूछा गया KE टाइप DB का AR का चार्जिंग टाइम 0 से 4.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होने में कितना टाइम लगता है चार्जिंग टाइम। तो ये 160 से 210 सेकेंड का इसका टाइमिंग होता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 160 to 210 सेकेंड। सवाल नंबर 142, फॉर टेस्टिंग C3WDB द चार्जिंग टाइम फ्रॉम 0 to 4.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। C3WDB के परीक्षण के लिए 0 से 4.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का CR चार्जिंग टाइम कितना होता है? ऊपर AR चार्जिंग टाइम था। अगर 140 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे तो C3WD का DB का यहाँ पे AR चार्जिंग का टाइम पूछा गया था और यहाँ पे अब CR जो चार्जिंग होता है उसका टाइम पूछा जा रहा है कि CR चार्जिंग का टाइम कितना होता है। तो ये होता है 165 प्लस माइनस 20 सेकेंड। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 165 प्लस माइनस 20 सेकेंड। अगला सवाल, सवाल नंबर 143, for testing KE type DB the CR charging time from 0 to 4.8 किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज। अब यहाँ पे KE टाइप DB का CR चार्जिंग का टाइम पूछा जा रहा है, तो ये होता है 160 प्लस माइनस 40 सेकेंड। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 144, द 3 ब्रांच पाइप अटैच टू कॉमन पाइप ब्रैकेट वेयर द मिडिल पाइप लीड टू। जो हमारा कॉमन पाइप ब्रैकेट होता है उसमें 3 पाइप होते हैं, तो जो बीच वाला पाइप होता है वो कहाँ जाता है, किसको लीड करता है, किससे जुड़ा होता है? तो देखिए कॉमन पाइप ब्रैकेट आपको तो पता है कि कॉमन पाइप ब्रैकेट क्या होता है। कॉमन पाइप ब्रैकेट वो जगह होता है जिसके ऊपर DB फिक्स की जाती है और इसलिए उसको कॉमन पाइप ब्रैकेट कहते हैं, क्योंकि उस पर किसी भी कंपनी के DB को आप सिर्फ 4 नट बोल्ट खोल के सेट कर सकते हैं। पूरे पाइपलाइन को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे कोई भी DB लगा हो, अगर किसी एक कंपनी का DB लगा है वो खराब हो गया और उस DB को बदल के दूसरा DB लगाना है तो आपको पाइपलाइन के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं करना पड़ता है। कॉमन पाइप ब्रैकेट का यही फायदा है, सिर्फ आपको उसके ऊपर लगे DB को चेंज करना पड़ता है। तो कॉमन पाइप ब्रैकेट में 3 पाइप होते हैं, तो वो 3 पाइप में से जो मिडिल पाइप है वो कहाँ जाता है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो हमारा मिडिल पाइप है वो हमारे AR एक्सिलरी रिजर्वायर को कनेक्ट करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 145, डूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम BC गोज टू। ब्रेक रिलीज के दौरान जो BC का जो प्रेशर है, जो हवा है, ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है वो कहाँ जाता है? तो वो वातावरण में जाता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में जाता है। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 146, एट व्हाट शेड्यूल टेस्टिंग ऑफ प्रेशर गेज एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव गेज इन SLR। SLR में जो प्रेशर गेज होता है
उनको कब बदला जाता है या फिर डिफेक्टिव गेज को कब चेंज किया जाता है। तो देखिए गेज खराब हो गया तो उसको तो कभी भी चेंज किया जा सकता है। जब पता चलेगा कि गेज खराब है आप उसको उसी टाइम आपको चेंज करना है। लेकिन जो प्रेशर गेज की टेस्टिंग होती है वो जो टेस्टिंग होती है वो आयोज के दौरान होती है, और यहाँ पे ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। आयोज के दौरान उसकी टेस्टिंग होती है और डिफेक्टिव है तो उसको चेंज किया जाता है। एसएलआर का अगला सवाल, सवाल नंबर 147, द टाइप ऑफ डर्ट कलेक्टर यूज्ड इन बॉगी माउंटेड पैसेंजर कोचेस। बॉगी माउंटेड पैसेंजर कोच में जिस डर्ट कलेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है उसका टाइप पूछा जा रहा है कि किस टाइप के डर्ट कलेक्टर का इस्तेमाल यहाँ पे बॉगी माउंटेड पैसेंजर कोचेस के अंदर किया जाता है। तो वो टू वे होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, टू वे। और अगर यहाँ पे गुड्स गाड़ी की बात की जाए यानी या फिर सिंगल जो हमारे पाइप वाले ब्रेक सिस्टम वाले जो वैगन होते हैं उसमें थ्री वे डर्ट कलेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि हमारे पैसेंजर कोच जो होते हैं जिसमें कि बॉगी माउंटेड जो यहाँ पैसेंजर कोच है उसमें टू वे डर्ट कलेक्टर का इस्तेमाल किया। टू वे का मतलब एक तरफ से जाना और दूसरी तरफ से निकल जाना, और यहाँ पे बीच में डर्ट कलेक्टर होता है। और थ्री वे में एक और यहाँ पाइप लगा होता है, तीन तरफ से उसमें रास्ते होते हैं निकलने के लिए, तो वो थ्री वे होता है। और टू वे में दो रास्ते होते हैं, एक इन और एक आउट। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 148, व्हेन डीबी इज वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ डीबी हैंडल इज। जब डीबी वर्किंग पोजीशन में होता है तो डीबी का आइसोलेटिंग हैंडल जो होता है उसकी पोजीशन पूछी जा रही है कि वो किस दिशा में रहता है, किस तरह से रहता है। तो वो वर्टिकल होता है, यानी कि वो वर्टिकल का मतलब वो खड़ा होता है। अगर ये हमारा डीवी है और ये हमारा आइसोलेटिंग हैंडल यहाँ पे लगा हुआ है तो आइसोलेटिंग हैंडल जो है ये वर्टिकल होगा, कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा वर्किंग कंडीशन है। और अगर हम इसको आइसोलेट कर दें तो ये हमारा डीबी हो गया, और यहाँ पे हमारा जो आइसोलेटिंग हैंडल हो गया वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये हमारा आइसोलेशन हो गया और ये हमारा वर्किंग हो गया। तो वर्किंग डीबी का जो आइसोलेटिंग हैंडल है उसका जो पोजीशन होता है वो वर्टिकल होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 149, यात्री बीजिंग कोचिंग ट्रेन का मार्ग में ब्रेक पावर प्रतिशत क्या है। इन रूट ब्रेक पावर प्रतिशत क्या होता है किसका, पैसेंजर कोच का। तो ये 100% होता है, 100%। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 150, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर ऑफ पैसेंजर कोच। पैसेंजर कोच का जो कंट्रोल रिजर्वायर होता है यानी जो सीआर होता है उसकी कैपेसिटी पूछी जा रही है कि उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो ये 6 लीटर होती है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 लीटर। सवाल नंबर 151, व्हाट शुड बी द इफेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन इज। यानी कि फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान जो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जाता है वो कितना होता है, मैक्सिमम प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में कितना जाता है। तो यहाँ पे सवाल एक ये भी आता है कि ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम प्रेशर कितना जाता है, और एक सवाल ये भी निकल के आता है कि फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम प्रेशर कितना जाता है। यानी यहाँ पे बात हो रही है कि ब्रेक सिलेंडर मैक्सिमम कितना प्रेशर उसमें जाता है। तो वो होता है 3.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3.8 प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 152, डीबी इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन। डीबी डायरेक्ट किसके ऊपर लगा होता है, किसके ऊपर माउंट होता है। तो सिंपल सी बात है, कॉमन पाइप ब्रैकेट, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कॉमन पाइप ब्रैकेट के ऊपर डीबी डायरेक्ट लगता है। सवाल नंबर 153, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाल्व इन डीबी कंट्रोल्स चार्जिंग ऑफ सीआर। नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से वो कौन सा वाल्व है जो डीबी को कंट्रोल करता है सीआर को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे कट ऑफ एंगल कॉक, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कट ऑफ एंगल कॉक जो है ये डीबी कंट्रोल करता है सीआर को चार्जिंग करने के लिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 154, कंट्रोल रिजर्वायर इन एयर ब्रेक सिस्टम इज। कंट्रोल रिजर्वायर एयर ब्रेक सिस्टम में क्या है या फिर ये क्या काम करता है। चार ऑप्शन है, टू कंट्रोल एपी प्रेशर, टू कंट्रोल डीबी वाल्व, टू कंट्रोल ब्रेक सिस्टम, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, टू कंट्रोल ब्रेक सिस्टम। जो सीआर होता है इसी के बिहाफ पे डीबी डिसाइड करता है कि ब्रेक लगाना है या फिर ब्रेक रिलीज करना है। इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। ट्रेन में ब्रेक कैसे लगता है इस नाम से वीडियो है, बहुत कमाल का वीडियो। अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि कंट्रोल जो हमारा सीआर है वो क्या काम करता है और डीबी कैसे काम करता है, एआर का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में कैसे जाता है, वो सारी चीज उस वीडियो में एनिमेशन के थ्रू बताया गया है। बहुत कमाल का वीडियो, तो चैनल पे जाके देख लीजिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 155, सहायक जलाशय सहायता कर रहा है। यानी कि सहायक जलाशय, यहाँ पे एआर की बात हो रही है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर की। तो ऑक्सिलरी रिजर्वायर क्या काम करता है वो जनरली यहाँ पूछा गया है। तो डीबी को चार्ज करता है, बीपी को चार्ज करता है, बीसी को हवा भेजता है, या फिर डीसीआर को
चार्ज करता है। तो जो हमारा एआर है उसका काम है ब्रेक सिलेंडर को हवा भेजना, यानी जब भी डीबी प्रेशर, जब बीपी का प्रेशर कम होता है तो उस चीज़ को डीबी सेंस करता है और फिर डीबी क्या करता है, एआर के कनेक्शन को सीधा ब्रेक सिलेंडर के साथ जोड़ देता है और एआर का जो प्रेशर है सीधा ब्रेक सिलेंडर में चला जाता है और ब्रेक लग जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एआर का काम है बीसी को हवा भेजना, ब्रेक सिलेंडर को हवा भेजना। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 156। डर्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन विद इन। जो डर्ट कलेक्टर होते हैं उनको कब साफ किया जाता है, तो एट द टाइम ऑफ ए शेड्यूल। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए शेड्यूल के दौरान डर्ट कलेक्टर की सफाई की जाती है। डर्ट कलेक्टर जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये डर्ट को कलेक्ट करता है। और ये कहाँ लगा होता है, तो ये एपी और बीपी के पाइप में लगा होता है। और एपी और बीपी के पाइप में जो एयर प्रेशर आता है, उस एयर प्रेशर के अंदर जो डर्ट होते हैं, जो धूल के या ऐसे जो एलिमेंट होते हैं, थर्ड एलिमेंट होते हैं, उन सबको ये कलेक्ट कर लेता है, डीबी में जाने से रोकता है। क्योंकि अगर धूल के कण डीबी में चले जाएं तो डीबी के ख़राब होने के चांसेस बन जाते हैं। तो उनको ये कलेक्ट कर लेता है डर्ट कलेक्टर, और इनकी सफाई होती है ए शेड्यूल के दौरान। अगला सवाल, सवाल नंबर 157। इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन बीपी इज। एयर ब्रेक सिस्टम में अगर एयर प्रेशर लीक हो रहा है, या फिर कितना एयर प्रेशर ड्रॉप होगा कि ब्रेक अप्लाई हो जाए, कितना एयर प्रेशर हम ड्रॉप करेंगे कि ब्रेक अप्लाई हो जाए। देखिए, जब ये हमारा जो एयर ब्रेक सिस्टम है, इसमें पूरे पाइप सिस्टम लगा हुआ है, तो इसमें कई सारे जॉइंट होते हैं पूरे हमारे। जब अगर मान लीजिए कि हम पैसेंजर कोच ट्रेन की बात करें, तो एक पैसेंजर कोच में जनरली 22 डब्बे लगे होते हैं। तो इसमें इतने सारे जॉइंट होते हैं, तो थोड़ी बहुत लीकेज होती है। तो अगर लीकेज से बीपी लीकेज होती है, मतलब बीपी का प्रेशर थोड़ा सा कम गिरने लगता है, थोड़ा सा गिरता है। तो अगर बीपी का प्रेशर कम होगा तो ब्रेक लग जाएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन इसमें भी एक दिया गया है मार्जिन की कितना प्रेशर गिरेगा तो ब्रेक नहीं लगेगा। इन थोड़ी बहुत लीकेज अलाउ की गई है कि डीबी उसको सेंस नहीं करेगा। तो डीबी कितने प्रेशर को सेंस करता है और कितने लीकेज को सेंस नहीं करता है, इसको यहाँ पे सेंसिटिविटी और इनसेंसिटिविटी टेस्ट कहा जाता है। अगर आप SCTR सिंगल कार टेस्ट करते हैं किसी भी कोच का, तो उसमें ये टेस्ट किया जाता है सेंसिटिविटी और इनसेंसिटिविटी, यानी कि कितने प्रेशर गिरने से डीबी सेंस करके ब्रेक लगा देगा और कितना प्रेशर गिरेगा, यानी कि कितना लीकेज होगा जिसको सेंस करने से डीबी सेंस नहीं करेगा और ब्रेक नहीं लगाएगा, यानी कि थोड़ी बहुत लीकेज अलाउ करेगा। तो ये यहाँ पे पूछा गया है कि कितना प्रेशर गिरने से डीबी सेंस कर लेगा और ब्रेक लगा देगा। तो वो होता है 0.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर 6 सेकंड में। 6 सेकंड में अगर 0.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर प्रेशर लीक होता है तो डीबी उस चीज़ को सेंस कर लेता है और ब्रेक लग जाता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 158। इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड नॉट अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन बीपी। अब ये सवाल वो है कि एयर ब्रेक सिस्टम में जो हमारा बीपी का प्रेशर है, वो उसका जो रेट ऑफ ड्रॉप, यानी कि प्रेशर गिरने का जो दर है, वो कितना होगा कि डीबी सेंस नहीं करेगा और ब्रेक नहीं लगाएगा, यानी कि लीकेज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 0.3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकेंड। अगर 60 सेकेंड में 0.3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से बीपी में लीकेज है तो इसको डीबी सेंस नहीं करता है और ब्रेक नहीं लगाता है। तो ये दो जो क्वेश्चन है, ये सेंसिटिविटी और इनसेंसिटिविटी टेस्ट के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप SCTR सिंगल कार टेस्ट करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इसको हर टेस्ट में हर कोच के साथ किया जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 159। द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम इज। जो हमारा एयर ब्रेक सिस्टम होता है, इसके अंदर जो नॉन रिटर्न वाल्व, यानी कि जो इसको हम NRV कहते हैं, उसका काम क्या है। तो देखिए, यहाँ पे जो NRV का काम है, नॉन रिटर्न वाल्व, उसका नाम से जैसा आपको लग रहा है कि किसी भी चीज़ को वापस नहीं आने देना, ये NRV का काम है। NRV का इस्तेमाल पानी के लिए भी होता है, गैस के लिए भी होता है और एयर के लिए भी होता है। तो हमारे कोच में NRV जो लगता है, ये FP के पाइप में लगता है। कहाँ लगता है, AR टैंक और FP पाइप के बीच में हमारा NRV लगता है। इसका काम होता है FP पाइप के प्रेशर को AR टैंक में जाने देना, लेकिन AR टैंक के प्रेशर को वापस FP पाइप में आने से रोकना। ये NRV का काम है। अगर NRV ख़राब हो गया तो
तो हमारे एआर टैंक का जो प्रेशर है वो वापस एफपी पाइप में आ जाएगा। तो एनआरवी लगा रहता है एफपी पाइप और एआर टैंक के बीच में, और इसका काम होता है एफपी के प्रेशर को एआर टैंक के अंदर जाने देना, लेकिन एआर टैंक के प्रेशर को वापस एफपी पाइप में आने से रोकना। तो ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एआर से एफपी तक वायु के प्रवाह को रोकने के लिए, एआर टैंक से एफपी पाइप में वायु के प्रवाह को रोकने के लिए एनआरवी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक कोच में कितने एनआरवी का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक कोच में सिर्फ एक एनआरवी का इस्तेमाल किया जाता है एआर टैंक और एफपी पाइप के बीच में। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 160, विच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज व्हेन डीबी इज आइसोलेटेड। अगर डीबी आइसोलेट होता है, डीबी को अगर आइसोलेट कर दिया गया, तो कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो चार्ज नहीं होता है। चार्ज का मतलब एयर प्रेशर जिसमें नहीं जाता है। तो चार ऑप्शन है, कंट्रोल रिजर्वायर और ब्रेक सिलेंडर, कंट्रोल रिजर्वायर और एक्सेलरी रिजर्वायर, और एक्सेलरी रिजर्वायर और ब्रेक सिलेंडर। तो जब हम डीबी को आइसोलेट करते हैं तो सीआर और ब्रेक सिलेंडर में कोई प्रेशर नहीं जाता है, क्योंकि डीबी काम नहीं करता है तो सीआर भी चार्ज नहीं होगा, और फिर एआर का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में भी नहीं जाएगा। तो डीबी, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डीबी जब आइसोलेट करते हैं तो कंट्रोल रिजर्वायर और ब्रेक सिलेंडर चार्ज नहीं होगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 161, द वेंट होल इज प्रोवाइडेड इन द कट ऑफ एंगल कॉक 2, यानी कि जो हमारा कट ऑफ एंगल कॉक होता है उसमें एक वेंट होल दिया जाता है। वो किस लिए दिया जाता है? जब हम कट ऑफ एंगल कॉक को बंद करते हैं तब वो वेंट होल खुल जाता है। जब हमारा कट ऑफ एंगल कॉक खुला रहता है तो उसका वेंट होल ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, और जैसे ही हम कट ऑफ एंगल को बंद करते हैं तो वेंट होल खुल जाता है। तो ये वेंट होल किस लिए दिया जाता है? तो देखिए, जो ये मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये अगर मान लीजिए कि हमारा कट ऑफ एंगल कॉक है और यहाँ पे इसका हैंडल है, तो यहाँ पे एक वेंट होल होता है, और इस कट ऑफ एंगल कॉक से यहाँ पे हमारा होस पाइप होता है, यहाँ पे हमारा पाम एंड होता है। तो जब हम कट ऑफ एंगल को बंद करते हैं तो ये वेंट होल खुल जाता है और इस पूरे होस पाइप के एयर प्रेशर को यहाँ से बाहर निकाल देता है। यानी कि जो हमारा कट ऑफ एंगल कॉक के अंदर जो वेंट होल दिया गया है वो एयर होस के प्रेशर को बाहर निकालता है, वातावरण में निकालता है, एटमॉस्फेयर में निकालता है। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एग्जॉस्ट एयर प्रेशर ऑफ एयर होस इनटू एटमॉस्फेयर, यानी कि एयर होस के प्रेशर को ये बाहर निकालता है वातावरण में। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 162, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ रूफ शीट इन आईसीएफ कोच। रूफ शीट, जो आईसीएफ कोच का रूफ शीट होता है उसकी थिकनेस यहाँ पे पूछी गई है कि उसकी थिकनेस कितनी होती है। तो ये 1.6 mm इसकी थिकनेस होती है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 163, वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ आईसीएफ कोचेज। आईसीएफ कोच में लगे हुए वाटर टैंक की कैपेसिटी कितनी होती है? तो ये 1800 लीटर होती है। आईसीएफ कोच के अंदर जो वाटर टैंक लगा रहता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 1800 लीटर की होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 164, अंडरस्लंग टैंक कैपेसिटी ऑफ रूफ माउंटेड एसी कोचेस फिटेड विद डब्ल्यूआरएस सिस्टम। रूफ माउंटेड एसी कोचेस जो होते हैं, ऐसे कोच जिसमें रूफ माउंटेड एसी फिट होता है, उनके अंडरस्लैंग में लगे हुए वाटर टैंक की कैपेसिटी पूछी जा रही है, क्षमता पूछी जा रही है, जिसमें डब्ल्यूआरएस सिस्टम लगा होता है। तो ये होता है 1600 लीटर, 1600 लीटर। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 165, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डब्ल्यूएसपी। डब्ल्यूएसपी का मीनिंग क्या होता है, यानी कि डब्ल्यूएसपी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। तो डब्ल्यूएसपी का मीनिंग होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस। इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे डिटेल वीडियोस बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 166, मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर डब्ल्यूआरए सिस्टम के लिए मिनिमम और मैक्सिमम कितने प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है? तो जो मिनिमम प्रेशर होता है, ज़रूरत पड़ती है 0.35 किलोग्राम, और जो मैक्सिमम होता है वो होता है 0.75 किलोग्राम। मिनिमम प्रेशर 0.35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो मैक्सिमम होता है 0.75 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर की जरूरत पड़ती है डब्ल्यूआरए के लिए। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 167, सोल बार ऑफ आईसीएफ कोच कॉन्सिस्ट ऑफ। जो आईसीएफ कोच का सोल बार होता है वो किस टाइप का होता है, किस आकार का होता है? एक तरह से आप समझ लीजिए कि किस आकार का होता है पूछा जाता है, तो वो जेड आकार का होता है।
ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेड सेक्शन। जो भी आईसीएफ कोच का सोल बार अगर आप कभी देखेंगे, दोनों तरफ होता है सोल बार, नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों तरफ पूरी कोच की लंबाई में किनारे में सोल बार आपको दिखने को मिल जाएगा, जो कि जेड आकार का होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 168, व्हाट कैपेसिटी ऑफ इक्वलाइजिंग स्टे ऑन शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस के अंदर इक्वलाइजिंग स्टे जो लगा होता है उसकी कैपेसिटी पूछी जा रही है कि शताब्दी एक्सप्रेस कोच में लगने वाले स्टे की इक्वलाइजिंग स्टे की कैपेसिटी कितनी होती है। तो जो इक्वलाइजिंग स्टे होता है, इक्वलाइजिंग स्टे रॉड भी हम कहते हैं, तो ये आईसीएफ कोच के अंदर लगा होता है और ये जो लगता है ये बॉलिस्टर के लोअर प्लैंक और अपर प्लैंक के बीच में लगा होता है और ये दो कैपेसिटी में आता है, एक 16 टन और एक 13 टन। जितने भी नॉन एसी कोच होते हैं उनमें 13 टन की क्षमता वाले इक्वलाइजिंग स्टे रॉड का इस्तेमाल किया जाता है और जितने एसी कोच होते हैं और या फिर शताब्दी के कोच होते हैं उनमें जो है 16 टन के इक्वलाइजिंग स्टे रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 टन। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 169, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑयल पर साइड बैरल इन आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच के जो साइड बैरल होते हैं उसमें जो ऑयल का अमाउंट होता है, ऑयल होता है, वो कितना होता है, वो कितने लीटर होता है, वो यहाँ पे पूछा गया है। तो हमारे आईसीएफ कोच के अंदर दो साइड बैरल होते हैं, एक साइड में और दूसरी साइड में दो, यानी कि अगर एक कोच की बात की जाए तो टोटल 4 साइड बैरल होते हैं। तो जो साइड बैरल होते हैं ये हमारे बॉगी में होते हैं और इसका जो मेल पार्ट होता है वो हमारे कोच में होता है। तो साइड बैरल यहाँ पूछा गया है कि एक साइड बैरल में कितने तेल की कैपेसिटी होती है, तो 2.5 लीटर, 2.5 लीटर तेल डलता है एक साइड बैरल में। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 170, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन साइड बैरल्स ऑफ आईसीएफ कोचेस। आईसीएफ कोच में जो साइड बैरल्स लगे होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो ये 1600 mm होता है, 1600 mm। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 171, व्हाट इज द ऑयल लेवल इन डैशपॉट। डैशपॉट के अंदर ऑयल का लेवल कितना होता है, तो डैशपॉट के अंदर जो ऑयल का लेवल होता है वो 40 mm होता है, 40 mm ऑयल लेवल होता है और इसको कैसे नापते हैं, डिप स्टिक गेज के थ्रू मदद से इसको नापा जाता है। अगला ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 172, व्हाट शुड बी द इंटरवल ऑफ चेक द डैशपॉट ऑयल इन मेल एक्सप्रेस ट्रेन। मेल एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर जो डैशपॉट ऑयल होता है उनको कब चेक किया जाता है, उनकी जांच कब की जाती है, उनको कब नापा जाता है कि तेल की संख्या, तेल का जो हाइट है वो सही है, कम है या ज़्यादा है, इसको कब चेक किया जाता है, तो इसको 1 मंथ, हर महीने चेक किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 173, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑयल पर डैशपॉट इन 40 mm डेप्थ इन मॉडिफाइड गाइड अरेंजमेंट। जो मॉडिफाइड गाइड अरेंजमेंट है उसमें जो डैशबोर्ड में जो 40 mm का तेल डलता है, यानी कि जो हमारा हाइट होता है तेल का 40 mm, तो उसमें कितना हम तेल डालेंगे कि वो 40 mm बताए, कितना हम तेल डालेंगे कि वो 40 mm का डेप्थ एंड 40 mm की हाइट हमें मिल जाए ऑयल की। तो ये होता है 1.6 लीटर। 1.6 लीटर अगर आप तेल डालेंगे डैशबोर्ड में तो डिप स्टिक गेज से जब आप उसको नापेंगे तो वो 40 mm की हाइट दिखाएगा। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो हमारा डैशबोर्ड है ना उसके अंदर जो ऑयल डलता है उसको दो तरह से नापते हैं, एक तो उसको लीटर में नापते हैं जिसको 1.6 लीटर कहते हैं और दूसरा उसकी हाइट नापते हैं जो कि 40 mm होता है। तो ये दो मेजरमेंट क्यों लिया जाता है, क्योंकि डैशबोर्ड जो है उसको हर बार आप उसको नाप नहीं सकते हैं कि कितना लीटर तेल है। जब उसका आयोच होता है, जब पीओच होता है, उस दौरान जब उसमें नया तेल डाला जाता है तो वहाँ पे आप नाप के डालते हैं 2.5 लीटर, सॉरी 1.5 लीटर, 1.6 लीटर तेल वहाँ पे डालते हैं। लेकिन जब आयोच हो जाता है, पूरी ट्रॉली फिट हो जाती है, तो उसके बाद आप उस तेल को देख नहीं सकते हैं। तो जब गाड़ी को यार्ड में जब चेक करना होता है, जब उसका शेड्यूल मेंटेनेंस होता है, ए शेड्यूल, बी शेड्यूल, डेली शेड्यूल, जब ये शेड्यूल होते हैं और उस दौरान अगर डाउट होता है कि उसमें तेल कम तो नहीं हो गया है, तो उसके लिए ये हाइट वाला हिसाब रखा गया है कि जब हम डैशबोर्ड में 1.6 लीटर का तेल डालेंगे तो उसमें जो हाइट होगा वो 40 mm होता है। तो क्या होता है कि डैशबोर्ड के ऊपर एक होल होता है, एक वेंट स्क्रू होता है जिसमें एक नट से उसको बंद किया गया रहता है। तो हम तेल का लेवल नापने के लिए उस नट को खोल लेते हैं और फिर डिप स्टिक गेज से उसमें डिप स्टिक गेज को डालते हैं और फिर देखते हैं कि डिप स्टिक गेज में ऑयल का लेवल कितना है। तो अगर ऑयल का लेवल 40 mm है
तो मतलब कि ऑयल की क्वांटिटी उसमें ठीक है, ऑयल 1.6 लीटर है, और अगर ऑयल का लेवल 40 से कम आ रहा है तो फिर हमको उसमें ऑयल टॉप अप करना पड़ता है और लेवल को 40 तक लाना पड़ता है। तो वहाँ पे हमें टॉप अप करने के लिए ऑयल चाहिए होता है और उसको टॉप अप किया जाता है। तो इसलिए हम दो मेजरमेंट लेते हैं, जब आयोच और पीओच के दौरान हम ऑयल को नाप के डालते हैं, और फिर जब हम डेली शेड्यूल या जब भी हम उसको चेक करना होता है तो फिर हम लेवल चेक करके पता करते हैं कि वो ऑयल 1.6 लीटर है कि नहीं है, कम तो नहीं हो गया है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 174। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ चेक द साइड बैरल ऑयल? साइड बैरल जो रहता है उसके अंदर जो ऑयल डलता है उसको कब चेक किया जाता है? तो उसको 1 मंथ। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 मंथ में उसको चेक किया जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 175। इन बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम्स द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन ए कोच आर? बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम वाले कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है? तो जो हमारे बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम वाले कोच होते हैं उसमें जो हमारे ब्रेक सिलेंडर की संख्या होती है वो टोटल 4 होती है। यानी कि एक बॉगी पे हमारे 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं और दूसरी बॉगी पे 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं। तो कुल मिला के जो हमारा एक कोच होता है, एक कोच के अंदर हमारे टोटल 4 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 176। द वेट ऑफ द कोच इज ट्रांसफर थ्रू? जो हमारा कोच का वेट है वो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? तो वो होता है साइड बैरल के थ्रू। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइड बैरल के थ्रू हमारे कोच का वेट ट्रांसफर होता है। और जो हमारा गुड्स की अगर हम बात करें, अगर वैगन की बात करें, तो वैगन में जो हमारे वैगन का जो वेट ट्रांसफर है वो सेंटर पिवोट के थ्रू होता है। जबकि कोचिंग गाड़ियों में अगर हम आईसीएफ की बात करें, यहाँ साइड बैरल दिया गया है, तो आईसीएफ में साइड बैरल के थ्रू सारा वेट जो है वो ट्रांसफर होता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 177। सेंटर पिवट पिन डज नॉट ट्रांसमिट एनी? जो सेंटर पिवट होता है वो ट्रांसमिट नहीं करता है इनमें से लिखे नीचे जो भी लोड या फोर्स दिए हैं इनमें से किसको ट्रांसमिट नहीं करता है? तो 4 ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल लोड, ट्रैक्टिव, ब्रेकिंग फोर्स और वर्टिकल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा सेंटर पिवट है वो वर्टिकल फोर्स को ट्रांसमिट नहीं करता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 178। न्यू डायमेंशन ऑफ साइड बैरल्स वेयरिंग प्लेट इज? जो हमारा साइड बैरल्स होता है उसके अंदर एक वेयरिंग प्लेट डली होती है, ब्राउन पीस होता है, ब्राउन पीस के नीचे वेयरिंग प्लेट डली होती है। तो उस वेयरिंग प्लेट का यहाँ पे नया साइज पूछा जा रहा है कि नए में उस वेयरिंग प्लेट का साइज कितना होता है? तो वो 10 होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 179। व्हाट इज द शॉप रेनुअल डायमेंशन ऑफ साइड बैरियर वेयरिंग प्लेट? यहाँ पे जो शॉप इशू साइज होता है वो पूछा जा रहा है, वेयरिंग प्लेट का साइड बैरियर वेयरिंग प्लेट का शॉप इशू साइज कितना होता है? तो ये 9 होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 180। कंडमिंग साइज ऑफ साइड बैरियर वेयरिंग प्लेट इज? जो साइड बैरियर का वेयरिंग प्लेट होता है उसका कंडमिंग साइज पूछा जा रहा है कि कितने साइज में उसको कंडम कर दिया जाता है? तो ये 8.5 होता है, 8.5 ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8.50 या 8.5 भी आप कह सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना सवाल रहने देते हैं, लगभग 50 सवाल हो गए। अगले पार्ट में हम फिर आगे 50 या 100 सवाल जो भी हैं वो लेंगे। बहुत सारे सवाल है, 1000 सवाल है, तो बहुत सारे पार्ट्स इसके बनेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा भी इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे CNW से जुड़े हुए सवाल जवाब है, बहुत सारे ऐसे विषय पे वीडियोस बने हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो अगर आप CNW डिपार्टमेंट से हैं, आप जेई की तैयारी करते हैं, टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं, या फिर नहीं भी करते हैं, तो नॉर्मली आप अपने जानकारी के लिए इन सारे वीडियोस को देखिए, क्योंकि ये आपके रोज़मर्रा के काम में आने वाली जानकारियां हैं। अगर आपके पास ये जानकारी रहेंगी तो आप अपने काम में भी काफ़ी निपुण रहेंगे, और कभी भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने काम को लेकर नहीं आएगी, क्योंकि जानकारी अगर है तो आप काम सही तरह से कर पाएंगे, रेल की सेवा कर पाएंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि इसमें हो सकता है कि एक आध सवाल गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हर किसी को हर चीज़ नहीं आता, ये हर वीडियो में बोलता हूँ। तो हो सकता है मुझसे भी गलती हो गई हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है किसी सवाल का आंसर कुछ और होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे भी सीखने और पढ़ने का मौका मिलता है, और मुझे भी अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।